हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हरकिर सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं भौतिक भूगोल बीए पार्ट फर्स्ट के लिए। तो भौतिक भूगोल की जो हमने पहले सामान्य जानकारी जो भूगोल के बारे में हमने देखनी थी, जो इस पूरी भौतिक भूगोल की बुक पढ़ते टाइम हमें ज़रूरत होगी, वो सब मैंने पहले एक वीडियो में दे चुका हूं। और आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें, उसके बाद ही आपको ये वाली वीडियो जो है समझ में आएंगी। तो देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल है बीए पार्ट फर्स्ट के लिए। और बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर हम देखने जा रहे हैं अध्याय फोर्थ चैप्टर को हमने देखना है, महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति। ये हमारे चैप्टर का नेम है, ठीक है। और आज हमारी फर्स्ट क्लास है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फिजिकल ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है। इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप इस कॉलेज से पूरी जानकारी ले सकते हैं, किस प्रकार की यहाँ पे स्टडी चल रही है। आप आइए, देखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज देखते हैं हम सबसे पहले कि हमारा जो चैप्टर है उसमें हमें देखना है कि जो उच्चावच होते हैं हमारे पास में, उच्चावच 3 श्रेणियों के उच्चावच होते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं महाद्वीप एवं महासागर। महाद्वीप और महासागर जो होते हैं ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं। और पहाड़, पर्वत, पठार, कटक जो ये होता है समुद्र के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास में धरातल के हो गए तीनों के तीनों, और ये हमारे पास में समुद्र से संबंधित हो गए, महासागरों से संबंधित हो गए हैं। तो इनसे संबंधित हैं ये। और ये भी क्या हो जाते हैं, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं, जो प्रथम श्रेणी और प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के ऊपर बनते हैं, ठीक है। या महाद्वीपों पर बनेंगे ये, या महासागरों के अंदर बनेंगे, है ना। तो ये चीज़ बनेगी, तो इसे हम द्वितीय श्रेणी के कहेंगे। और अब ये होता है हमारे पास में तृतीय श्रेणी के उच्चावच, जिसमें अपर्दन और निक्षेपण द्वारा निर्मित होते हैं। अपर्दन, अब ये अपर्दन सेकंड श्रेणी का भी हो सकता है और फर्स्ट का भी हो सकता है। यानी पहली श्रेणियाँ पहाड़ पर्वत है हमारे पास में, महाद्वीपों पर पहाड़ होते हैं। अब यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, नदियाँ जब आएंगी इस प्रकार से महासागरों में जाएंगी, तो यहाँ से कुछ ना कुछ वो क्या करेंगी, अपर्दन करेंगी। यहाँ से अपर्दन करेंगी तो इसकी आकृति को बदल देंगी, जैसे गार्ज वगैरह बना देती हैं नदियाँ। और गार्ज बना करके इस जो मिट्टी होती है उसको वो ये कहाँ गिरा देंगी, महासागरों के अंदर ला करके गिरा देंगी। और महासागरों में जब ये ला करके गिराएंगी तो वहाँ ये किसका निर्माण करेंगी, वहाँ ये डेल्टा का निर्माण करेंगी, डेल्टा। तो ये इस प्रकार से क्या करती हैं, ये जो इनसे निर्मित जो हमारे पास में स्थलाकृतियाँ होती हैं उन्हें हम तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं कि हमारे पास में जो हमें लेसन पढ़ना है। 1 मिनट, हाँ ठीक है। देखिए, ग्लोब पर जल थल के वर्तमान वितरण के तथ्य जो हैं वो निम्नलिखित हैं। हम इन तथ्यों को देख लेते हैं कि वर्तमान में जो जल थल का वितरण है वो किस प्रकार से है, क्या उसके तथ्य हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला देखिए इसका क्या इंपॉर्टेंट है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है। उत्तरी गोलार्ध, बात किसकी हो रही है, उत्तरी गोलार्ध, है ना। गोलार्ध को आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से हमारे पास में पृथ्वी, हमने पृथ्वी को एक ग्लोब का रूप दे दिया, यानी ग्लोब को हमने पृथ्वी का रूप दे दिया, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश हमने खींच दिया। तो 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में जो भी बनेगा हमारे पास में नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और जो नीचे होगा वो होगा हमारे पास में साउथर्न हेमिस्फीयर होगा, ठीक है। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध होगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से जैसे हमने 0 डिग्री देशांतर खींची, 0 डिग्री देशांतर जो है हमारे पास में ग्रीनविच रेखा, तो उसके पूर्व में हो गया पूर्वी ईस्ट हेमिस्फीयर, और वेस्ट में हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपने, बार बार आपको ये बताना ना पड़े, ठीक है, इसलिए अच्छे से नोट कीजिएगा। समस्त स्थल का 75% भाग विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। विषुवत रेखा के, ये विषुवत रेखा है और इसके उत्तर में स्थित है कितना, 75% भाग जो स्थल है ना वो सारा का सारा उत्तर में स्थित है। और इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में जलीय भाग है। दक्षिण गोलार्ध में क्या है, जल अधिक है। दूसरी बात देखिए, यदि पृथ्वी को 2 गोलार्धों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि उत्तरी गोलार्ध इंग्लिश चैनल के पास बनाओ और दक्षिणी गोलार्ध न्यूजीलैंड के पास में मान लिया जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, उत्तरी गोलार्ध तो बना लिया इंग्लिश चैनल के पास में, और दक्षिण गोलार्ध बना लिया हमने, दक्षिणी ध्रुव जो बना लिया हमने वो बना लिया है न्यूजीलैंड के पास में।
अब यहाँ से जब हम देखेंगे ग्लोब को, जब आप इस पोजीशन से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध जो है वो आपको पूरा का पूरा स्थल गोलार्ध मिलेगा। 83% उसमें आपको स्थल भाग मिलेगा। और जब आप दक्षिण गोलार्ध को देखोगे, कहाँ से देखोगे दक्षिण गोलार्ध को? न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड की साइड जो ऊपर करके ग्लोब से देखना है, तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा? पानी ही पानी मिलेगा, ओनली ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास में ही है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसको छोड़ करके बाकी सब आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। तो यानी कि 90% आपको क्या होगा? जल मिलेगा। तो उत्तरी गोलार्ध को हमने नाम दे दिया स्थल गोलार्ध का, और दक्षिण गोलार्ध को दे दिया जल गोलार्ध का नाम दे दिया। ठीक है, मतलब जो हम इस प्रकार से मान लेते हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए इसका, महाद्वीपीय भाग लगभग त्रिभुज के आकार में फैला है। महाद्वीप जितने भी हैं वो आपको त्रिभुज के आकार के मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके। इनके आधार उत्तर में और उत्तर में आर्कटिक सागर के सहारे, तथा इनका शीर्ष जो है वो दक्षिण की ओर स्थित है। तो इनका शीर्ष कहाँ है? दक्षिण की ओर है। जैसे आप देखिए कोई भी आप महाद्वीप ले सकते हैं, जिस प्रकार से हम अफ्रीका महाद्वीप ले रहे हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप जो है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से है। तो ये भी क्या बनता है? ये एक त्रिभुज के आकार का बनता है, ये एक त्रिभुज बनता है। तो इस त्रिभुज का जो आधार है ये उत्तर की ओर है, और जिसका शीर्ष है वो दक्षिण की ओर है। क्लियर दोस्तों? इस प्रकार से। और इसी के साथ में जब हम देखेंगे, हमारे पास में ये भारत आ गया है, भारत के बाद में यहाँ पे इस प्रकार से इंडोनेशिया वगैरह आ गए हैं। तो ये हमारे पास में क्या है? इंडियन ओशियन है। नीचे वाला क्या है? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। और हिंद महासागर जब आप देखोगे तो हिंद महासागर का जो त्रिभुज बनेगा वो इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा, 2 त्रिभुज बनेंगे इसमें। ठीक है, ये इसके त्रिभुज इस प्रकार से होंगे, जिसका शीर्ष ऊपर की ओर होगा और आधार नीचे की ओर होगा। चलिए देखिए यहाँ पे देखो क्या कहता है। मोटे तौर पर महासागर भी त्रिभुजाकार हैं। स्थल भाग के विपरीत महासागरों का जो आधार है वो दक्षिण में है, और उनका शीर्ष कहाँ है? उत्तर दिशा में स्थित है। आप देख लेना आराम से, अच्छे से मैप को देखना, और आगे मैप आएगा तो मैं आपको वहाँ बता भी दूंगा। देखिए 4th पॉइंट है हमारे पास में, उत्तरी ध्रुव के चतुर्दिक जल भाग का विस्तार है। चतुर्दिक का मतलब क्या होता है? चतुर का मतलब चारों ओर। ठीक है, 4, चतुर्दिक का मतलब 4, और दिक का मतलब होता है दिशा। दिक का मतलब क्या होता है? दिशा। यानी कि उत्तरी गोलार्ध के चारों ओर क्या है? जल भाग का विस्तार है, जबकि दक्षिण ध्रुव के पास स्थल भाग का विस्तार है। किसका? स्थल भाग का विस्तार है। ध्यान रखिएगा, स्थल भाग का विस्तार है। 5वां पॉइंट देखते हैं, धरातल पर जल तथा स्थल भाग एक दूसरे के विपरीत स्थित हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि एंटीपोडल सिचुएशन में है। कौन सी सिचुएशन में? एंटीपोडल। कहने का मतलब जिस प्रकार हम देखते हैं उत्तरी ध्रुव पर तो क्या है? जल है। उत्तरी ध्रुव पर क्या है? जल भाग है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था उत्तरी ध्रुव के चतुर्दिक चारों ओर जल भाग है, जबकि दक्षिण ध्रुव के चारों ओर क्या है हमारे पास में? दक्षिण ध्रुव के पास हमारे पास चारों तरफ क्या है? स्थल भाग है। स्थल भाग, तो जिस कारण से यहाँ पे हमारे पास में क्या रहेगा? यहाँ स्थल भाग है, तो देख सकते हैं आप, ये क्या है? एंटीपोडल है। एंटीपोडल यानी उत्तर ध्रुव के बिल्कुल विपरीत क्या है? दक्षिण ध्रुव है, तो ये एंटीपोडल कहलाता है। तो इस प्रकार से यदि हम इस प्रकार से देखते हैं तो हमें मिलेगा क्या? धरातल पर 44% में सागर के विपरीत सागर स्थित हैं। यानी 44% ऐसा एरिया है, ऐसा सागर एरिया है जिसके पीछे सागर ही मिलेंगे हमें, और केवल 1.4% हमें एरिया मिलेगा जिसमें स्थल के विपरीत स्थल मिलेगा। अन्यथा स्थल के विपरीत हमें क्या मिलेगा? जल मिलेगा, यानी सागर मिलेंगे। स्थल के विपरीत हमें क्या मिलेंगे? सागर ही मिलेंगे। कितना एरिया छोड़ करके? 1.4% छोड़ करके। स्थलीय भागों का लगभग 95% भाग सागर के विपरीत है। जितना भी स्थल भाग है उसका 95% जो है वो सागर के विपरीत है। आप ग्लोब को लीजिएगा, ग्लोब को देखिए अच्छे से। तो उसके बाद देखिए अपवाद के रूप में क्या है? 2 ही अपवाद हैं। पेंटागोनिया के विपरीत मिलेगा हमें उत्तरी चीन, ये भी स्थल भाग है और ये भी स्थल भाग है।
और पुर्तगाल के विपरीत मिलेगा स्पेन। पुर्तगाल एवं स्पेन के पीछे क्या मिलेगा हमें, न्यूजीलैंड मिलेगा ना। तो जब हम न्यूजीलैंड को दक्षिण का ध्रुव मानेंगे तो हमारा जो उत्तरी ध्रुव है वो कहाँ बनेगा, इंग्लिश चैनल में। हमने यही देखा था ना इंग्लिश चैनल में। तो इंग्लिश चैनल जो है हमारा वो कहाँ पे है, वो इसी स्पेन के उत्तर में है। इसी स्पेन के उत्तर में जो है वो इंग्लिश चैनल है, ठीक है, स्पेन और फ्रांस के उत्तर में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसकी थ्योरी है। अच्छे से आप इस थ्योरी को क्या करेंगे, रीड करना है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको जो थ्योरी है सारी की सारी थ्योरी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगी। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम का जो मैंने यहाँ पे नेम दे रखा है, हरकिरत सिंह ज्योग्राफी कंसल्टेंट्स में आप ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा भी आप डायरेक्ट लिंक से भी इसमें सर्च कर सकते हैं, हरकिरत HK सर 2284। आप इससे टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट आप मेरे इस चैनल में ऐड हो जाएंगे और चैनल में ऐड होने के बाद में आपको वहाँ से टोटल सभी जो पीडीएफ होंगी, जो पहले की अपलोड की होंगी, जो आज अपलोड की जाएंगी, वो सब आपको उसमें पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रमुख सिद्धांत, जो हमें सिद्धांत पढ़ने हैं इन महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में। इनमें सबसे पहले जो सिद्धांत आता है वो लॉर्ड कैल्विन का सिद्धांत आता है, लॉर्ड कैल्विन का मत आता है। अब आप अच्छे तरीके से यहाँ से ध्यान रखिएगा। देखो लॉर्ड कैल्विन क्या कहते हैं। लॉर्ड कैल्विन मानते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, पृथ्वी की कैल्विन के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति वायव कुंडलाकार निहारिका के द्वारा हुई है। मतलब वायव कुंडलाकार निहारिका नेबुला जो है, उस नेबुला में क्या है हमारे पास में गैसीय फॉर्म में नेबुला थी। आपको बताया गया है, पहले भी मैंने बता दिया था यहाँ पे गैसीय फॉर्म के अंदर। तो देखिए नेबुला से हुई है। इस आधार पर पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था में वायव यानी गैस वायव रूप में थी। अपेक्षित समय में पृथ्वी शीतलन हो गई, ठीक है, धीरे धीरे मतलब ठंडी होने लगी। और ठंडी होते होते जिससे इसके बाह्य चट्टानी धरातल का निर्माण हुआ। इसके बार क्या हो गया, चट्टानी धरातल का निर्माण हो जाता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत बताया था, उसके अंदर भी किस प्रकार से वो ठंडी हुई है। तो ये चीज़ है। पृथ्वी के शीतलन होते समय संकुचन के कारण इसका कुछ भाग ऊंचा रह गया और कुछ भाग नीचे की ओर धंस गया। इस प्रकार ऊपर स्थित स्थलीय भाग महाद्वीप बना और नीचे स्थित निचले भाग को सागर तली का जन्म लिया। और ये सागर तली में क्या हुआ, वायुमंडलीय जलवाष्प एटमॉस्फेरिक जो हमारे पास में वाटर वेपर है, उससे क्या हो गया, यहाँ पे जल प्लावित हो गया, यानी जल इसके अंदर भर जाता है और महासागरों का निर्माण हो जाता है। क्लियर दोस्तों। इस प्रकार से इसने इसकी संकल्पना दी है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप अच्छे से इसको रीड कर लेंगे तो हमें बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखो क्या कहा उसने कि ये वायु कुंडलाकार निहारिका है और इस निहारिका से जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो वो धीरे धीरे क्या होने लगी, ठंडी होने लगी, क्योंकि पहले गर्म फॉर्म में थी। तो जैसे जैसे वो ठंडी होती गई तो उसमें क्या होता गया, सिकुड़न होती गई, संकुचन होता गया। जैसे आप देखते हैं, मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि जैसे अपनी चाय के ऊपर जो होता है, चाय जब ठंडी होती है तो उसके ऊपर मलाई परत जम जाती है। अब वो जब आप मलाई को देखते हैं तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा इस प्रकार से बना हुआ मिलेगा, इस प्रकार इसके ऊपर बना हुआ मिलेगा। तो जो ये ऊंचा भाग रहेगा वो तो हमारे पास में बन जाएगा स्थल भाग, और जो नीचे भाग है वो हमारे पास बन जाएगा जल भाग, ठीक है। अब देखिए इस परिकल्पना की आलोचना की गई है। आलोचना कैसे की, किस ने की है, तो देख लेते हैं। इस मतलब आलोचना किस प्रकार से कही गई है ना, यानी उसने कहा कि पृथ्वी इस प्रकार से बनी है। इसने क्या दिया है, परिकल्पना दी है। परिकल्पना होती है हाइपोथेसिस, यानी कि ये हमारे पास में क्या होता है, एक सोच होती है कि ये काम ऐसे हुआ होगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारे पास में काम इस प्रकार से हुआ होता है, इस प्रकार से माना जाता है, ठीक है। सोचते हैं हम इसको। चलिए देखें, इस परिकल्पना के अनुसार महाद्वीप अपने
यहाँ पे क्या था, मिस्टेक होगी, अपने स्वरूप पर स्थिर है, मतलब अपने स्थल पर, हाँ अपने स्थान पर, स्थान सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, स्थान आएगा। तो यहाँ पे स्थान पर स्थिर हैं, उनकी स्थिति तथा आकार में परिवर्तन नहीं हो सकता, परंतु यह महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के विपरीत है। देखो क्या कहता है, ये जो लॉर्ड केल्विन है, इनकी ये संकल्पना कहती है कि जो महाद्वीप है ना, वो एक जगह पर स्थिर है। लेकिन जब हम आगे के आगे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसके अनुसार तो ये विपरीत होगी ये बात, ऐसा नहीं हुआ। यानी महासागर जो है वो, महाद्वीप जो है वो एक जगह पर नहीं थे, वो क्या कर रहे हैं, आज भी आगे के आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये बात क्या होगी, गलत हो गई यहाँ पे, ठीक है। यानी इसको क्या कर दिया गया, रॉन्ग कर दिया इसकी परिकल्पना को। उसके बाद देखिए दूसरी क्या बात कहता है, इसके अनुसार महाद्वीपों तथा महासागरों का निर्माण एक निश्चित प्रणाली से हुआ है, निश्चित प्रणाली से हुआ माना गया है। परिणाम स्वरूप उनके वितरण तथा स्वरूप में एक रूपता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यानी हमारे इसमें क्या है, इसमें एक रूपता होनी चाहिए। जिस प्रकार से उत्तरी महासागर में देखो, जैसे देखो, अर्थात दोनों गोलार्धों में जल तथा स्थल समान होने चाहिए। दोनों गोलार्धों में क्या होना चाहिए, जल और स्थल समान होने चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है, तो इसका मतलब ये बात भी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कि इस आलोचना हो गई इसकी और उसकी बात ये गलत साबित कर दी गई, ठीक है। फिर कहता है, प्राचीन काल में भूसंतियाँ थी जो कि गतिशील बलों द्वारा प्रभावित होकर वलित पर्वतमाला में बदल गई थी, परंतु इसके अनुसार स्थल भाग अपने स्थान पर स्थिर है। यानी ये तो कहता है कि स्थल भाग तो अपने स्थान पर स्थिर है, स्थल भाग कहीं नहीं गया, बस जैसी उत्पत्ति हुई है आज भी वैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये परिकल्पना जो है ये एक परिकल्पना ही है, आगे भी परिकल्पना ही आएंगी, लेकिन ये इतनी मान्य नहीं हुई, ठीक है। लेकिन हमें फिर भी इसके बारे में पढ़ना होगा कि लॉर्ड केल्विन ने क्या कहा था, तो यही बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, हाँ ये बात मैं आप बता रहा था आपको, जो हमने अभी रीड किया है कि वो पहले प्रारंभिक अवस्था में कैसी थी, एक वायव्य यानी गैसीय पुंज था। उस गैसीय पुंज के बाद में क्या हुआ, उसका यानी ये एक फॉर्म में आई, इकट्ठी हुई, और इकट्ठी होने के बाद में इसकी कूलिंग शुरू होगी। यहाँ पे ये क्या हो रही है, ठंडी होने लगी। जैसे ही ये ठंडी होने लगी तो इसके ऊपर क्या होगा, इस प्रकार से खड्डे विकसित हो गए। यानी इनके कहने के अनुसार हम देख रहे हैं कि ये भाग, कुछ भाग ऊंचा रह गया और कुछ भाग नीचे की ओर धंस गया। यानी इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले क्या था, ये भाग ऊंचा रह गया और कुछ भाग इसका जो है वो नीचे की ओर धंस गया। तो जब ये नीचे की ओर धंसा और उसमें क्या आ गया, पानी भर जाने के से ये महासागरों का रूप ले लिया गया, है ना। तो इन्होंने ये बात कही है, जबकि ऐसा नहीं है। इनका विस्थापन हुआ है, ये महाद्वीप अपनी अपनी जगह पर जहाँ आज हैं वहाँ पर ये नहीं थे, यहाँ इनका विस्थापन हुआ है। तो इसीलिए इनकी लॉर्ड केल्विन की जो परिकल्पना है उनको सही साबित नहीं माना जाता, ठीक है। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट आती है हमारे पास में लेपवर्थ एवं लव की परिकल्पना। लेपवर्थ एवं लव की परिकल्पना, तो हमें परिकल्पना को थोड़ा सा रीड तो करना ही होगा इनको, और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आपको मैंने डायग्राम भी दिए हैं इसके अंदर, तो डायग्राम से आप अच्छी तरीके से याद इसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, लेपवर्थ के अनुसार सागर तथा महाद्वीपों की उत्पत्ति का मुख्य कारण पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर बड़े पैमाने पर वलन की क्रिया का होना बताया जाता है। आप इन बातों को ध्यान रखिएगा कि लेपवर्थ ने क्या कहा है, वलन की क्रिया, और लॉर्ड केल्विन ने क्या कहा था, वायव्य यानी गैसीय फॉर्म में है, पृथ्वी गैसीय फॉर्म में है और ठंडी हुई, जिस प्रकार से कुछ भाग ऊंचा रह गया और कुछ भाग नीचे हो गया। देखिए वलन कैसे होगा, वलन इस प्रकार से होगा, ये वलन होंगे इस प्रकार से, ये वलन होंगे और ये वलन होंगे। तो इनका ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो होता है, जो ऊंचा होता है, इसे हम कहते हैं अपनति कहा जाता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं अभिनति। इसे क्या कहा जाता है, अभिनति। देखिए ये क्या कहता है लेपवर्थ के अनुसार पृथ्वी से ऊष्मा का निरंतर ह्रास होता गया, जिस कारण पृथ्वी की पपड़ी यानी ऊपर वाला क्रस्ट, पपड़ी में संकुचन प्रारंभ हो गया। इस संकुचन के कारण भूपटल पर वलन यानी फोल्ड बन गए
और फोल्ड का निर्माण हुआ। वलन का ऊपरी भाग अपनति यानी एंटीक्लाइन और स्थल भाग बन गया तथा निचला भाग यानी अभिनति अभिनति यानी कि सिनक्लाइन सागर में परिवर्तित हो गया। लेपवर्थ ने महाद्वीपों पर फैले हुए वलन तथा विभिन्न महासागरों की तली का अध्ययन करने के बाद उपयुक्त मत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार उत्तरी अमेरिका वलन की क्रिया से प्रभावित एक उभरा हुआ अपनति भाग है और जिसके दोनों किनारों पर अपनति भाग अपलेशियन तथा रॉकीज पर्वतमाला, यानी ये कहता है कि इस प्रकार से रॉकी पर्वतमाला है। फिर हमारे पास में क्या आ गया, महाद्वीप आ गया, महाद्वीप के बाद में फिर अपलेशियन पर्वतमाला आ गई और अपलेशियन पर्वतमाला के बाद में क्या आ गया हमारे पास नीचे अंटार्कटिक महासागर आ गया। ठीक है, इस तरफ हमारे पास में प्रशांत महासागर आ गया। यानी ये इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं, जबकि ऐसा ये भी नहीं हो सकता। तो देख लेते हैं फिर अभी से जल्दी से कि ये इनकी आलोचना क्या कहती है। यह मान लेना कि केवल तापीय ह्रास तथा संकुचन के कारण बड़े पैमाने पर बल पड़े हैं तो फिर भी क्या है हमारे पास में सही नहीं है। चलिए देखते हैं। तो ये न्याय संगत जान नहीं पड़ता। सागरीय तथा स्थलीय भागों पर स्वतंत्र वलन का बड़े पैमाने पर पाया जाना प्रमाणित नहीं हो पाता। तो ये प्रमाणित नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसके साथ साथ में हाँ अभी ये इनकी परिकल्पना चल रही थी ना, जो इनकी आलोचना हो चुकी है, लेपवर्थ की आलोचना होगी, जिसके बाद अब लव जो हैं वो इसमें थोड़ा सा संशोधन करेंगे, वो इनमें संशोधन करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है कि लेपवर्थ क्या कहते हैं कि वलन की क्रिया हुई, और वलन की क्रिया से क्या होता है, वलन, ये देखो ये वलन की क्रिया है, और इस वलन की क्रिया से क्या बन जाता है यहाँ पे हमारे पास में, वलन की क्रिया से हमारे पास में 1 मिनट, तो वलन की क्रिया से ये हमारे पास में एंटीक्लाइन बन चुका है और ये हमारे पास में सिनक्लाइन बन चुका है। और इससे क्या होगा, इसी से ही जो निर्माण हो रहा है किसका, ये ऊपर वाला भाग है, इसको कह दिया कि महासागर बन गया, और इससे महाद्वीप बन गया ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला क्या बन गया, महाद्वीप बन गया है। मतलब उन्होंने ये संकल्पना यहाँ पे दी है। तो ये क्या है, वलन है, फोल्ड है, ये फोल्ड बन गए यहाँ पे। तो यही उन्होंने बात यहाँ पे कही, फोल्ड्स के अकॉर्डिंग बना। अब ये फोल्ड क्यों बन रहे हैं, फोल्ड बन रहे हैं संकुचन से, है ना, इसके संकुचन से और इसके उभार से यहाँ पे संकुचन हो रहा है, नीचे की ओर दब रहा है, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से अपनति और अभिनति का एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, देख सकते हैं आप इस प्रकार से भी, यानी ये तो भूमि के ऊपर है, स्थल भाग के ऊपर है, और ऐसा ही यदि पूरी पृथ्वी पर होता है तो इस भाग में तो क्या होगा, जल भरेगा, और इस भाग में तो क्या होगा, हमारे पास महाद्वीप बनेंगे, ये चीज़ बन जाती है। अब देखिए सन 1907 ईस्वी में लव नामक वैज्ञानिक ने लेपवर्थ की उपयुक्त परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत किया और अपने मत की पुष्टि के लिए गणितीय सूत्र का सहारा लिया। इन्हें क्या किया, इन्होंने गणितीय सूत्र का सहारा लिया है, और उसमें उन्होंने क्या कहा है कि लेपवर्थ की संशोधन किया है, लेपवर्थ में संशोधन। लव के अनुसार किसी भी वस्तु का ज्यामितीय केंद्र तथा गुरुत्व केंद्र एक नहीं हुआ करते। यानी ये क्या कहते हैं कि उसका ज्यामितीय केंद्र और उसका गुरुत्व केंद्र जो है वो एक जगह पर नहीं है, जिस कारण से अब क्या होगा, पृथ्वी की केंद्रीय आकर्षण शक्ति के कारण उसके धरातलीय भाग पर अनेक स्थान पर उत्थान यानी कि अपलिफ्टमेंट तथा दसाव सबसिडेंस हो गया। यानी अब ये एक स्थान पर नहीं था, ज्यामितीय केंद्र अलग था और गुरुत्व केंद्र अलग होने के कारण उसमें क्या हुआ, आकर्षण शक्ति पैदा हुई, और केंद्रीय आकर्षण शक्ति के कारण क्या हुआ, धरातल का कुछ भाग तो का उत्थान हो गया है और कुछ भाग नीचे की ओर धंस गया है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे देख रहे थे, ये हमारे पास में जो चल रही थी वीडियो, देख लेते हैं। देखिए ये देखो, यानी इस प्रकार से दसाव हुआ, और दसाव होने से क्या होगा, यहाँ बीच में क्या आ गया, यहाँ पे जलीय भाग बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। और
अब देखिए, लव के अनुसार महाद्वीप महासागरों के विपरीत दिशा में स्थित हैं। लव के अनुसार क्या है, महाद्वीपों के पीछे महासागर हैं। महाद्वीपों के पीछे क्या है, महासागर है। देखो यहाँ से जब दबाव होगा, यहाँ से दबेगी तो इस और इस तरफ यहाँ पे क्या बनेगा, उत्थान होगा, यानी इस पीछे की ओर इसके। तो इसीलिए ये बात कहते हैं, अगर सागर के पीछे स्थल तथा स्थल के पीछे सागर मिलते हैं, यानी उन्होंने क्या कहा कि सागर के पीछे तो स्थल मिलेंगे और स्थल के पीछे क्या मिलेंगे, सागर मिलेंगे। जहाँ तक कि ये बात सही भी है, ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन इतनी बड़ी, यानी इतनी बड़े हमारी पृथ्वी का भूगर्भ है कि अगर यहाँ से उसका धसाव होगा तो यहाँ पर उसका उत्थान होगा, इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं माना जाता, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से इनकी भी आलोचनाएं हुई और ये भी बात सत्य नहीं मानेगी। इसके बाद देखिए, अब आती है हमारे पास में चतुष्फलक परिकल्पना। चतुष्फलक परिकल्पना, टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस। चतुष्फलक जो परिकल्पना है, इसे देखिए, तीसरी हमारे पास में परिकल्पना आ रही है। पहली दो हमने देख ली है लॉर्ड केल्विन की, और दूसरी हमारे पास में रही है लेपवर्थ और लव की संशोधित, है ना। तो लॉर्ड केल्विन ने क्या कहा था कि पृथ्वी गैस से बनी है और उसका धीरे धीरे संकुचन हुआ, संकुचन होने से कुछ भाग ऊंचा रह गया और कुछ भाग नीचे चला गया। और इसी प्रकार से लेपवर्थ जो है वो भी ये कहते हैं कि कुछ भाग नीचे की ओर धस जाता है वलन प्रक्रिया से। यहाँ उनका ध्यान रखिएगा, किससे, वलन प्रक्रिया से कुछ भाग नीचे की ओर हो जाता है, कुछ ऊपर की ओर जाता है, जिस प्रकार से महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम चतुष्फलक परिकल्पना की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और देखिए, इसको समझना भी थोड़ा सा अच्छे से पड़ेगा आपको इसको, क्योंकि इसकी इन्होंने जो आकृति बताई है वो चतुष्फलक इस प्रकार से होता है। चतुष्फलक यानी ये नीचे, ये इसका बेस है, ये इसका बेस है। आप 4 त्रिभुज लीजिए और उन चारों त्रिभुजों को, एक त्रिभुज नीचे रखेंगे और दूसरा त्रिभुज इस लाइन पर रखना है, तीसरा त्रिभुज इस लाइन पर रखना है, चौथा त्रिभुज इस लाइन पर रखना है। तो उन चारों को, तीनों को, ऊपर वालों को जब आप मिला देंगे तो ये उनका अपेक्स यानी कि शीर्ष बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, उनका शीर्ष बन जाएगा। ठीक है, और ये उनका नीचे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो जब भी आप, अगर आप इसे बेस बनाओगे, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो अगर हमारे पास में त्रिभुज है, यदि आप इसे बेस बनाओगे तो ये वाला क्या बन जाएगा, शीर्ष बन जाएगा। इसे, इस वाले को बेस बनाओगे, ये जो इस तरफ अपनी तरफ दिखाई दे रहा है ये वाला ना, तो ये वाला क्या बन जाएगा, हमारे पास में शीर्ष बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये इस प्रकार की आकृति है जिसको आप किसी तरफ भी घुमा लो, उसके एक तरफ तो शीर्ष रहेगा और शीर्ष के बिल्कुल ऑपोजिट फ्लैट यानी सपाट एरिया रहेगा। तो ऐसी आकृति को क्या कहा जाता है, चतुष्फलक कहा जाता है। देखिए, ज्यामिति के आधार पर महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति की समस्या के निदान के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयास किया। इनमें इली डी ब्यूमांट की पेंटागोनल डोडेकाहेड्रम, ध्यान रखिएगा, परिकल्पना, पेंटागोनल डोडेकाहेड्रम परिकल्पना को इस क्षेत्र में प्रथम प्रयास बताया जाता है। इस क्षेत्र में पहला प्रयास यानी ज्यामितीय में पहला प्रयास, ठीक है ना। परंतु ज्यामितीय सिद्धांतों में लोथियन ग्रीन की चतुष्फलकीय परिकल्पना, जो कि 1875 में इन्होंने दी थी, अधिक महत्वपूर्ण है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनसे, तो इसीलिए हमें ये अगर याद नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें लोथियन ग्रीन को ध्यान रखना है, चतुष्फलकीय परिकल्पना को। समस्त सिद्धांत चतुष्फलक की सामान्य विशेषताओं पर आधारित है। चतुष्फलक वह आकृति है जो कि बराबर भुजाओं वाले 4 त्रिभुजों की बनी होती है, जो कि सपाट तथा चपटे धरातल वाले होते हैं। सपाट यानी कि एक समतल, इस प्रकार से जो है सपाट है बिल्कुल। ग्रीन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन ज्यामिति के इन 2 तथ्यों के आधार पर किया। 2 तथ्यों पर क्या कहता है कि एक स्फीयर यानी गोला, एक गोला वह आकृति है जिसका आयतन धरातलीय क्षेत्रफल की अपेक्षा सर्वाधिक होता है। यानी गोले का आयतन जो है वो धरातलीय क्षेत्रफल से तो अधिक होगा। और जो चतुष्फलक होता है, चतुष्फलक वह आकृति है जिसका आयतन धरातलीय क्षेत्रफल की अपेक्षा न्यूनतम होता है। यानी यदि हम यहाँ पर इसको गोले में कन्वर्ट करेंगे तो गोले का आयतन तो जो देखो ये बढ़ जाएगा, ठीक है,
ये एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इस चतुष्फलक में कन्वर्ट कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा वास्तविक रूप से, जो वास्तविक पृथ्वी का रूप है ना। ये दो बातें उसने कही हैं कि अगर मैं इसको चतुष्फलक मान रहा हूँ, है ना, ये क्या कहते हैं वैज्ञानिक कहते हैं, ये कहते हैं कि मैं इनको चतुष्फलक मान रहा हूँ। यदि आप इसको गोला मानते हैं तो भी आप गलत मानते हैं, क्योंकि आप इसके आकार से बड़ा मान रहे हैं। और अगर मैं चतुष्फलक मान रहा हूँ तो मेरा चतुष्फलक जो आयतन है वो इससे कम जा रहा है, कम बन रहा है, तो मैं भी यहाँ पे गलत हूँ। लेकिन यहाँ पे उसने मिक्स बात कही है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, अनेक प्रयोगों के बाद ग्रीन महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि एक स्फीयर के धरातल पर चारों ओर से समान दबाव डाला जाए तो स्फीयर चतुष्फलक के आकार में परिवर्तित हो जाएगा। यानी वो कहता है कि यदि आप पृथ्वी को गोल मानते हैं तो पृथ्वी पर यदि चारों तरफ से समान दबाव डाला जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक चतुष्फलक बन जाएगा। इस सिद्धांत को ग्रीन ने पुनः पृथ्वी के ऊपर लागू किया, क्योंकि जब पृथ्वी की रचना हुई तो प्रारंभ में वह एक स्फीयर के रूप में थी। यानी आज भी हम क्या कहते हैं, पृथ्वी हमारी गोल नहीं है, गोल नहीं है ना, ऐसा कहते हैं ना। वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड आकार का है, पृथ्वी जियोड आकार की है। तो यही एक साबित करना चाहते हैं। ये भी कहते हैं कि पृथ्वी हालांकि पहले गोल थी, लेकिन धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है, ये चतुष्फलक में बदलती जा रही है। पृथ्वी अत्यंत तपत थी और धीरे धीरे शीतल होने लगी। पृथ्वी की पपड़ी सबसे पहले शीतल हो गई, परंतु उसका आंतरिक भाग धीरे धीरे शीतल होता रहा। परिणाम स्वरूप आंतरिक भाग में अधिक संकुचन आने के कारण उसका आयतन अधिक घट गया ना। एकदम से जब अंदर संकुचन आया तो आयतन घट गया, क्योंकि ऊपरी भाग शीतल तथा ठोस हो चुका था, अतः उसमें और अधिक सिकुड़न नहीं आ सकी। यानी उसमें और अधिक सिकुड़न नहीं आ सकती। जितनी मलाई बननी होती है वो मलाई उतनी ही बनती है। ऐसा नहीं कि बाद में पूरा दूध ठंडा हो गया तो पूरा दूध ही मलाई में कन्वर्ट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसी प्रकार से ये भी कहना चाहते हैं, परिणाम स्वरूप पृथ्वी की ऊपरी तथा आंतरिक भाग में अंतर आ गया और इस प्रकार शीतल होने तथा संकुचन के कारण पृथ्वी ऐसी अवस्था में आने लगी तथा आ रही है जिसका आयतन कम और क्षेत्रफल अधिक हो। आयतन कम और क्षेत्रफल अधिक हो। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का आकार चतुष्फलक के रूप में आने लगा। यानी आने लगा है, अभी आ रहा है, अभी पूरी तरह से चतुष्फलक नहीं हुआ है। यही बात उन्होंने कही है। फेरबेर्न ने भी प्रयोग द्वारा यह प्रमाणित कर दिया कि सिकुड़न पर एक गोलाकार आकृति चतुष्फलक का रूप धारण कर लेगी। यानी ये बात उन्होंने प्रयोगशाला में तो पूरी की पूरी सही सटीक जा रही है कि जो गोलाकार आकृति होती है यदि हम उस पर दबाव डालेंगे तो वह चतुष्फलक में बदल जाएगी। लेकिन अब इनकी भी कुछ न कोई आलोचना होगी, तो देखना, इसलिए इसको आप इनके फैक्ट को ध्यान रखना, जो जो ये फैक्ट कह रहे हैं उनको ध्यान रखना, तो आलोचनाएं जो होती हैं वो आसान हो जाती हैं। ठीक है, याद करनी। ग्रीन ने पुनः यह अनुमान किया कि पृथ्वी अभी पूर्ण रूप से चतुष्फलक में परिवर्तित नहीं हो पाई, वरन ज्यों ज्यों ठंडी होती जा रही है चतुष्फलक की आकृति पूर्णता को प्राप्त करती जा रही है, मतलब पूर्णता होती जा रही है। पृथ्वी की बनावट में विभिन्नता के कारण चतुष्फलक विशुद्ध रूप में नहीं हो सकता, वरन उसमें असमानता होना स्वाभाविक है। यानी ये क्या कहता है कि अभी ये चतुष्फलक में आई नहीं है, अभी आ रही है। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे ये ठंडी हो जाएगी तो ये चतुष्फलक में के रूप में आ जाएगी। और फिर ये कहते हैं कि चतुष्फलक जो ये प्रयोग करते हैं, प्रयोग जो करते हैं वो अलग होता है, लेकिन पृथ्वी की बनावट में विभिन्नता के कारण जिस प्रकार पृथ्वी बनेगी चतुष्फलक में, तो वो कैसी होगी, विशुद्ध नहीं हो सकती। वो कैसी होगी, उसमें असमानताएं होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी बनावट ही कुछ इस प्रकार की, इसीलिए। चलिए देख लेते हैं। देखिए उन्होंने ये बात कही है कि पृथ्वी इस प्रकार से, देखो हम गोल मान रहे हैं तो क्षेत्रफल बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, वो पृथ्वी का सरफेस कुछ इस प्रकार से यहाँ पे है, ये जियोड प्रकार की है। तो गोल मान रहे हैं तो हम बड़ा मान रहे हैं, और अगर यदि हम इसको त्रिभुज मान रहे हैं तो इसका मतलब हम इसको छोटा मान रहे हैं ना। तो ये बात कहता है।
तो फिर देखिए कहता है कि इसके कोनों पर, जहाँ पे ये कोने बनेंगे इसके, वहाँ पर तो क्या मिलेंगे अपने को, महाद्वीप मिलेंगे। और जहाँ इनके किनारे हैं या बीच वाला जो भाग है, यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें, महासागर मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, महाद्वीप। इसके जस्ट बैक क्या मिलेगा हमें, स्पाट एरिया, और उस स्पाट एरिया पर क्या मिलेगा हमें, ये महासागर मिलेंगे। जैसे ये स्पाट एरिया है, इस स्पाट एरिया के बिल्कुल बैक कौन सा बनेगा, ये वाला एरिया बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, महासागर, महाद्वीप मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये उसने यहाँ पर त्रिभुज लिए हैं, उन त्रिभुजों को क्या कर दिया है उसने, एक बार हमें दिखाने के लिए उसने इसको खोल दिया है। ठीक है, खोल करके हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए उसने इस प्रकार से इसको खोल दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से कि ये जो आकृति है, ये देखो 4 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 त्रिभुज हैं। जब इन तीनों त्रिभुजों को जब आप मिला देंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जब इनको इकट्ठा कर देंगे तो ये एक जो चतुष्फलक बन जाएगा। और ये देखिए, यदि यहाँ पर आपको बीचों बीच क्या है, महासागर है, तो इस कोने पर बिल्कुल जो इनका विपरीत पार्ट बनेगा, वहाँ क्या मिलेंगे, महाद्वीप मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ देखिए, यदि इस एरिए में क्या है हमारे पास में, इस एरिए में हमारे पास में महासागर हैं, तो इस एरिए में हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे महाद्वीप मिल रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि ये हमारे पास में ये कोना है, महाद्वीप है, तो इसको यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें महासागर मिल रहे हैं। तो ये चीज़ कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं जल्दी से। एक विशुद्ध चतुष्फलक में सपाट भाग के विपरीत दिशा में कोने वाले भाग अथवा कोणात्मक भाग होते हैं। तो ये बात मैंने आपको अभी बता दी है कि सपाट के पीछे क्या होगा, कोना होगा। इस सपाट है, ये वाला नीचे वाला भाग सपाट है, तो इसके विपरीत क्या होगा, यहाँ पे कोना होगा। और कोने वाले भाग के विपरीत क्या होगा, यहाँ पे सपाट होगा, है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ कोई ना कोई कोने पे तो क्या बनेगा, कोई ना कोई महाद्वीप बनेगा, और जो इसका सपाट एरिया है वहाँ पे क्या बनेगा, महासागर बनेगा। ठीक है, तथा ये अधिक नुकीले होते हैं, कोने जो होते हैं वो अधिक नुकीले होते हैं। परंतु पृथ्वी के विषय में शीर्ष अथवा कोणात्मक भाग नुकीला नहीं होता, वर्ण उत्तल तथा मोटा होता है। इन चपटे भागों पर जल तथा किनारे, चपटे भागों पर क्या होता है, जल, तथा किनारे वाले भागों पर स्थल का निर्माण होता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे वो कहते हैं। तो फ़िलहाल एक बार दोस्तों इतना ही, क्योंकि बैटरी लो हो रही है, इसीलिए हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।